100 से ज्यादा गद्दारी के मुकदमात सेडिशन के अल्ताफ भाई पर और एमकेएम के पार्लियामेंटेरियन पर इसलिए बनाए गए हैं कि अल्ताफ भाई की तकारीर काबिले एतराज है, काबिले गिरफ्त है। इसका मतलब है कि हुकूमत को क्या ये लाइसेंस मिल गया कि टिट फॉर टैट पॉलिसी इख्तियार करके आप भी आईन और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के खिताब के नशर होने पर जो पाबंदी, तो उस सिलसिले में भी हमारी हुकूमत के साथ बातचीत जो है वो जारी रहे। जिन पर पाबंदियां हैं उनके इंटरव्यूज नशर हो रहे हैं और जिस जमात पर पाबंदी नहीं और उसके कायद पर भी पाबंदी नहीं है, कानून में पाबंदी लगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, आज हम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज कर रही है और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर कौमी असम्बली भी शामिल हैं और सेनेटर्स भी शामिल हैं। इस एहतजाज की वजह यह है कि उनके जो कायद हैं यानी कि उस जमात के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब, उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं तकारीर के ऊपर भी और मीडिया पर नशर करने के हवाले से भी जो पाबंदियां उस पर लागू हैं, उसके खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान असेंबली और सेनेट एहतजाज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची में भी 4 रोज पर मुश्तमिल एहतजाज किया गया था, पुरअमन रहा था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि हम पंजाब का रुख करेंगे। लेकिन शायद पंजाब न जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि कल लाहौर हाई कोर्ट में उस केस की हेयरिंग है जिसमें एमकेएम की जानिब से ये दावा किया गया है कि जो पाबंदी एमकेएम के कायद के ऊपर आयद की गई है वो पाबंदी बेजा है और एक शहरी होने के नाते आजादी इजहार राय के हक को सल्ब किया गया है। आज हम एमकेएम के अरकान की बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर इस एहतजाज के बाद भी हुकूमत या फिर अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई रिएक्शन सामने नहीं आता है तो एमकेएम का अगला स्टेप क्या होगा। क्या वो असेंबली फ्लोर के ऊपर इस एहतजाज को एक्सटेंड करेंगे या फिर सड़कों पर निकलेंगे। इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हुकूमती अरकान से कि क्या वाकई हुकूमत जानबूझकर खामोशी इख्तियार किए हुए है या फिर हुकूमत मसलहतन किसी वजह से खामोश है। इसके अलावा जो दीगर अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी जो कि रूल कर रही है, वो इस पूरे सिचुएशन में क्या रिएक्शन देती है, इसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको एक मुख्तसर रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ये जानेंगे कि एमकेएम के कायद के ऊपर जो पाबंदियां आयद की गई उनकी वजूहात क्या थी और पिछले कुछ अरसे के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई थी उसके रिएक्शन में क्या कुछ हुआ और अब नेक्स्ट आगे क्या होने जा रहा है, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज सिर्फ मुजाहरे कर रहे हैं, दूसरे मरहले में धरने और हड़ताल की कॉल भी दे सकते हैं। एमकेएम का वाज़ेह पैगाम। अभी हम मुजाहरे कर रहे हैं, अगले मरहले में धरने भी हो सकते हैं। अल्ताफ हुसैन की बराह रास्त तकरीर और मीडिया कवरेज पर अदालती पाबंदी के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सरापा एहतजाज है। पहले कराची और अब पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। एमकेएम के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर लगाई गई पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन माजी पर नजर डाली जाए तो 12 जुलाई 2015 को अल्ताफ हुसैन ने इंसानी हुकूक का इस्तेमाल किया तो पूरी मुत्तहिदा को मुश्किल में डाल दिया। मुतनाज़े बयान में अल्ताफ हुसैन की जानिब से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकारीर, रॉ से मदद मांगने और फौज पर तनकीद शामिल थी। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुल्क भर में 100 से जायद मुकदमात दर्ज हुए, जबकि सियासी जमातों ने भी बयान की मजम्मत की। सितंबर 2015 मुतनाज़ा तकरीर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन की तकारीर और तस्वीर नशर न करने की हिदायत जारी कर दी। 7 सितंबर 2015 को अदालती अहकामात की रोशनी में अल्ताफ हुसैन की तकारीर पर अखबार में भी पाबंदी आयद कर दी गई। 12 अक्टूबर 2015 इंसदादे दहशतगर्दी की एक अदालत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह अल्ताफ हुसैन को मुख्तलिफ मुकदमात में 2 मरतबा उम्र कैद समेत मजमूई तौर पर 81 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 24 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। एमकेएम के कारकुनान तरदीद पर तरदीद करते नजर आए और इस सारे मामले को गैर आईनी और गैर इंसानी करार दिया। जिस बयान को या तकरीर को बुनियाद बनाकर ऐसा किया गया है उस पर अब तक हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना, न पाबंदी लगाते वक्त सुना गया न अब तक सुना गया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया, कहते हैं अभी तो अदालती पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरे मरहले में बात धरनों और हड़तालों तक भी पहुंच सकती है। क्या वाकई दूसरा मरहला अल्ताफ हुसैन के लिए बाइस मुसर्रत बनेगा या फिर मुत्तहिदा की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, इसका फैसला तो दूसरा मरहला ही करेगा।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की बयानात और स्पीचेस के ऊपर पाबंदी तो कई माह से है, लेकिन आज जो एहतजाज पार्लियामेंट के बाहर किया जा रहा है, लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये एहतजाज इतनी देर से इसलिए किया जा रहा है कि पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खामोशी इख्तियार किए हुए थी। ये वो सवाल है जो हम आज एमकेएम के रहनुमाओं से भी जानना चाहेंगे और आगाज करेंगे फारूक सत्तार साहब से, जो कि एमकेएम के सीनियर तरीन लीडर है। फारूक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि एहतजाज में आप थोड़ा सा वक्त हमें भी दे रहे हैं। ये फरमाइएगा कि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि एहतजाज बिल्कुल सही आईनी तरीका है और लोगों का हक भी है, लेकिन इस एहतजाज को इतनी देर से क्यों शुरू किया गया? शुरुआत में एमकेएम की जानिब से थोड़ी सी खामोशी नजर आई थी। अब देखें, ये इसमें तो टाइम बार आप होते ही नहीं है। किसी भी मसले पर आप कभी भी एहतजाज कर सकते हो, और मैंने बार बार वाज़ेह किया है कि एहतजाज से ज़्यादा ये कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के साथ इज़हार यकजहती है, जिनका एक बुनियादी आईनी हक उनसे वापस ले लिया गया है। और अमूमन इस तरह का हक वापस लेने वाला आईनी इदारा हुकूमत होती है, और फिर जिस शहरी का भी हक वापस लिया जाता है वो अदालत के सामने दुहाई देता है और अदालत उसके उस आईनी हक को बहाल करती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा माजरा उल्टा है, और अदालत ने एक निजी पिटीशन पर जो है वो अल्ताफ भाई के इस बुनियादी हक को वापस ले लिया। हमने, हुकूमत ने उसको एंडोर्स किया ना, हुकूमत ने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हुकूमत ने एंडोर्स नहीं किया। हुकूमत से अब तक पूछा ही नहीं अदालत ने। ये सहूलत ले ली गई है कि कोई वजह दिए बगैर जो है फरीक सानी को हमें सुने बगैर हुक्म इम्तनाई की बुनियाद पर ही आइन की बुनियादी शिक आर्टिकल 19 के तहत जो आपके बोलने के हक, सुनने के हक, लिखने के हक, देखने के हक की जमानत की गई है, वो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम से ले ली गई। मीडिया के दिखाने और बोलने के हक और नशर करने के हक के पर पाबंदी है। मीडिया बाइस्ड था या नहीं था, इस पे मैं बात करूंगी, लेकिन सवाल वही है मेरा, अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें क्या वजह है ये प्रोटेस्ट, ये आवाज पहले क्यों नहीं उठाई गई, इतनी देरी की वजह क्या थी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हुक्म इम्तनाई आया आईनी कानूनी तौर पर, हम ये समझते थे कि अगली तारीख पर उम्मीद है कि अब ये हुक्म इम्तनाई बढ़ेगा नहीं, बल्कि समझते थे कि अदालत सपोर्ट करेगी। अब नहीं, अदालत में देखें, अदालत ने खुद इसे अपनी दानिश में गर्दान कर समझ कर कि आईनी मसला है और आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हुई है, और उसके तहत जो झेली कवानीन है डेफेमेशन के, जो तौहीन आमेजी के, नफरत अंगेजी के या इश्तियाल अंगेजी के, और उनकी दानिश्त में बादियुन नजर में प्राइम ऑफ ऐसी उनको लगा तो उन्होंने तो 15 दिन के लिए तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ 15 दिन के लिए सही है, लेकिन फिर 15 दिन और हमें सुने बगैर कंडेम किया गया, कंडेम ऑनर, जो कि फितरी इंसाफ के तकाजों के भी बरखिलाफ है। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि हम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं, और ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा, एक बुनियादी हक, जब आइन का एक बुनियादी शिक ज़ेरे बहस आ जाए और अदालत ने खुद उस शिक पर, इस आइनी पिटीशन पर जो है वो ये मुकदमा लिया है। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि ये मुकदमा अब समात के लिए एडमिसिबल हो गया, अभी तक ये भी नहीं कहा, और फरीक सानी को भी नहीं सुना कि एडमिसिबल भी है या नहीं है, और उससे पहले इल्जाम की सजा हो गई है। तो ये सारा तासुर जो आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान की सियासी बिरादरी भी खामोश। हुकूमत का जिक्र किया, हुकूमत, चौधरी निसार साहब भी हुकूमत का ही हिस्सा थे, लेकिन जब ये स्पीचेस की बात की गई थी तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में निसार साहब ये कह चुके थे कि ऐसी स्पीचेस नहीं होनी चाहिए। फिर एक तरह से इतना बड़ा इशू खड़ा होना, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की स्पीचेस पे पाबंदी होना, खुद हुकूमत भी एक तरह से क्या नहीं चाहती थी कि ये स्पीचेस बंद की जाए, और मीडिया ने उस चीज को सपोर्ट किया? आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ कि वो इकदाम, अगर हुकूमत भी अपनी दानिश में समझती है कि ये स्पीचेस बंद होनी चाहिए, सिविलियन जमहूरी हुकूमत है ना, तो उसमें बुनियादी जिम्मेदारी कौमी सलामती के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से, तौहीन आमेजी या इश्तियाल अंगेजी के हवाले से अगर वो रियासती इदारे हैं तो उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन देना तो हुकूमत का काम है और पार्लियामान का काम है। अगर उसमें कहीं कवानीन, पूरी जो कवानीन है, अगर उनके तहत भी हुकूमत मुकदमे बनाए तो उनकी भी ज्यादा से ज्यादा सजा चंद माह कैद की है, जुर्माने की है, सियासत में इतने सालों की पाबंदी है, कौमी असेंबली के रुकन नहीं बन सकते ये पाबंदी है, उसमें भी बोलने की पाबंदी नहीं। तो जो कवानीन वज़ा हुए, पार्लियामान को बोलना चाहिए कि अगर इन कवानीन के तहत हुकूमत मुकदमे बना के चला भी दे तो भी पाबंदी बोलने पर नहीं है। लेकिन स्पीचेस, फारूक भाई, जो स्पीचेस की गई, हाँ, उसमें ये कहा गया कि जी गैर आईनी बात की जा रही है, मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है, हुकूमत उसको कैसे अगर मुल्क तोड़ने की बात का, अगर मुल्क तोड़ने की बात का गुमान है तो गद्दारी का मुकदमा है।
लेकिन परवेज रशीद साहब ने पब्लिकली भी और प्राइवेटली हमें कहा कि हुकूमत गद्दारी का मुकदमा नहीं बनाना चाहती अल्ताफ भाई। हुकूमत उनकी बनाना कौन चाहता था आपके ख्याल? नहीं, वो तो प्राइवेटली गिलगित बल्तिस्तान में एक आम आदमी ने जाके, गिलगित बल्तिस्तान में तो पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, फिर मुकदमा बनाने के लिए तो पैसे नहीं है ना। कुछ लोगों में इतनी फुर्सत है कि वो अल्ताफ भाई के किसी बयान से उन्होंने ये समझ लिया कि पाकिस्तान की जड़ें हिल गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्ताफ भाई ने तो इसके बरक्स जो खिदमत की है पूरी कौम की, तालिबान जो रियासत के दुश्मन हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो आईन पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको बेनकाब करके कराची में उनकी मौजूदगी का सबसे पहले खतरे का अलार्म बजाया, फिर अलकायदा बर्रे सगीर का और लश्कर जंगी और तहरीक तालिबान के गठजोड़ का, और फिर दाइश का भी। और अल्ताफ भाई की ये सारी बातें जो हैं बिल आखिर फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब DG-ISPR ने उस पर मोहरे तस्दीक सब की। ये सही है, कई बातें दुरुस्त साबित हुई। इसका मतलब है अगर उनकी कोई बात जो है वो बादियों नजर में मुल्क तोड़ने के जुमरे में आती तो गद्दारी का मुकदमा हुकूमत बनाए, हम उसे फेस करेंगे। लेकिन वली खान के साथ भी तो बनाया था, अगर तला साजिश केस मुजीबुर रहमान के खिलाफ बनाया था, लेकिन उस केस को भी वापस लेना पड़ा, वो भी झूठे इल्जाम थे। उससे नफरतों में बात यह है कि ये सारी बात पसंदीदगी नापसंदीदगी की है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग की है। कौन पसंद नहीं करता था पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों में कुछ अफराद ऐसे हैं जो अल्ताफ भाई और MQM के वजूद को पसंद नहीं करते। हमारा ये तासुर है। क्या ये MQM कायम होने से MQM के कायम होने से ये सिलसिला नहीं चला आ रहा पसंदीदगी और नापसंदीदगी का MQM के साथ? तो फिर अपने रवैयों को नापसंद करो, अपनी पॉलिसी को नापसंद करो, अपने इम्तियाजी सलूक को नापसंद करो, जिसकी बुनियाद पर एक ऐसा तबका जिसका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान है, जिसका उठना बैठना पाकिस्तान, जिसकी रात भी पाकिस्तान दिन भी पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए 20 लाख जानों का नजराना दिया, पाकिस्तान बचाने के लिए मशरकी पाकिस्तान में 7 लाख जानों का नजराना दिया, उसने अगर अपने इलाकाई हुकूक के लिए एक जबान बोलने वालों की अगर ये जमात बनाई थी 1978 में AP में तो 47 से लेकर 78 तक हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का, हमारी जमहूरियत का, हमारे तमाम मार्शल लॉ का सलूक ऐसा था कि उसके रिएक्शन में जमात बनी। तो फिर उसको नापसंद करो जो तुम्हारा तर्ज अमल था, और आज भी उस तर्ज अमल को तर्क कर दो, उस इम्तियाजी सलूक को तर्क कर दो। अगर अल्ताफ भाई पर गद्दारी का केस बनाना है तो नवाज शरीफ पर भी गद्दारी का केस बनाओ, इमरान खान पर भी गद्दारी का केस बनाओ, ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी के 10 मुकदमा बनाओ। रिकॉर्ड में ये है कि वो स्पीचेस नहीं करते रहे, जो स्पीचेस अल्ताफ हुसैन साहब करते रहे वो उसको बुनियाद बना रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूं। आप तय कर सकती है ना, मैं बिल्कुल ठीक है, इसको अदालत को तय करने दें। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए और सबकी तकरीरें वहां दे दें और किसी के बोलने पर पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि ये कमीशन जब तक काम करेगा, कमीशन फैसला देगा तो गद्दारी का फैसला होगा, तौहीन आमेजी का होगा, नफरत अंगेजी का होगा और इश्तियाल अंगेजी का होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एहतजाज के ऊपर बताएं। आज आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, पुराने कराची में भी पुरान रहा, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या होगी? देखें, ये एहतजाज से ज्यादा यकजहती का मुजाहरा है, आईन के साथ यकजहती का, इंसाफ के साथ यकजहती का, अल्ताफ भाई की बुनियादी हक के साथ यकजहती का, मीडिया के साथ उनके हक की यकजहती का, ये बुनियादी तौर पर वो मुजाहरा है। और अपील का है कि पाकिस्तान के जो अवाम है और ख़ास तौर पर जो सियासी बरादरी है, उनका जो ज़मीर है उस पर एक सवाल है कि क्या वो अपनी दानिश में समझते हैं कि ये आईनी अमल है या गैर आईनी है, वो फैसला कर लें। क्या ये कानून के तकाजे पूरे हुए नहीं हुए हैं, वो फैसला करके बताएं। पार्लियामान में बहस छिड़े, सब एंडोर्स करें, सब सामने आए, सहूलत की ढाल के पीछे अपनी मसलहतों को, मुनाफिकतों को ना छुपाएं, सामने आके मर्दों की तरह बात करें और कहें कि हाँ हम भी ये समझते हैं, बात करें। अच्छा, मुख्तसर एक चीज और बता दें, अल्ताफ हुसैन साहब को पासपोर्ट मिल चुका है, ये बहुत पुराना इशू था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आने के लिए उनके पास सही वक्त इस वक्त है, या अभी कुछ अरसे के लिए वो नहीं चाहेंगे, या कभी आएंगे भी पाकिस्तान? आखिरी फैसला अल्ताफ भाई का ही होगा, लेकिन हम सबका फैसला अब तक यही है कि हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि जब आप मुतवस्सित तबके की सियासत करें, आप आम लोगों को बाइख्तियार बनाने की बात करें
اور آپ اسٹیٹس کو چیلنج کریں تو آپ کے بہت سارے دشمن پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کی جان کے در پہ ہوتے ہیں. الطاف بھائی پر بھی 3 حملے ہو چکے تھے جب وہ پاکستان میں تھے. پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, پیپلز پارٹی نے یہ رسک لے لیا, مرتضیٰ بھٹو کی پارٹی نے یہ رسک لے لیا, لیاقت علی خان نے یہ رسک لے لیا, ایم کیو ایم یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے لیڈر کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں وہاں رہ کے بھی, لیکن الطاف بھائی کا اپنا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر ان کا فیصلہ ہوگا. عتیق صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی, گفتگو میں شامل ہے. عتیق صاحب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے باہر تو احتجاج اس وقت آپ لوگ کر لیں, پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی فلور میں, سینٹ میں بھی احتجاج ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل, ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے. بات یہی ہے کہ جس طریقے سے جو حالات ہیں, ابھی تو کل کی ہیئرنگ پر دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے. اسمبلی کے جو دیگر لوگ ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس احتجاج میں آپ لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اسمبلی سے کوئی قرارداد پاس ہو سکتی ہے, کچھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی اسٹیپ لیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس پہ بات ابھی یہ ذرا پہلے ہے. آصف علی زرداری صاحب پر بھی ایک وقت آیا تھا جب وہ صدر تھے, اور یوسف رضا گیلانی پر اور راجہ پرویز اشرف پر, ان پر بھی تو ہم نے ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا تھا. اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے تو ہم نے ایک بہت بڑا یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا. ہم تو ان کے لیے باہر نکلے تھے. اگر آج وہ سب اپنی مصلحتوں کو لے کر اور اپنے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں, ایک منافقانہ عمل کر رہے ہیں, تو یہ ان کا ظرف ہے, یہ ان کی سیاست ہے, جو ہمارا ظرف ہے ہماری سیاست ہے. اس وقت تو کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ منافقانہ رویہ نہیں کرے. نہیں, ہمارے لیے بول نہیں رہی, یہ منافقانہ ہی رویہ نا, سب کا ہی رویہ منافقانہ ہے. انہیں بولنا چاہیے ایک طرف ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں. تو میرے خیال میں ہمیں لائن آف ڈیوائڈ کو کلیئر کر دینا چاہیے, اس طرف کون ہے اس طرف کون ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. الطاف حسین صاحب کی تقاریر کے خلاف ایم کیو ایم کورٹ بھی گئی ہے اور اس وقت پٹیشن بھی ان کی چل رہی ہے. برسر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پٹیشن موجود ہے کورٹ میں, ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کس قسم کا اس سے ڈیسیجن آ سکتا ہے اور کورٹ نے کتنی پیش رفت کی ہے؟ دیکھیں, اس وقت بدقسمتی سے جو کورٹ نے پہلے ہی دن فیصلہ کیا تھا, انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا جو انہیں شواہد اور سماعت کے بعد کرنا چاہیے تھا. کورٹ نے پابندی کا فیصلہ الطاف حسین بھائی کی تقریر پر, تصاویر کے نشر کرنے پر, ایون خاکے کی نشر کرنے پر بھی جو ہے لگا دی, جبکہ یہ پابندی لگنی چاہیے تھی سماعت کے بعد, شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد اگر یہ الزام ثابت ہوتا تو لگنی چاہیے تھی. اور اس کے لیے ہمارا ڈیفیمیشن کا قانون ہے پاکستان میں جو اس قسم کے ایشوز کو ڈیل کرتا ہے. اب اظہار رائے کی آزادی کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ کلیئر کٹ ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی کی اجازت دیتا ہے. ہاں, 3 چیزوں پر پابندی اسپیسیفکلی اس میں ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ نہیں کہہ سکتے, آپ فوج اور عدلیہ کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتے, یعنی غلط سے مراد ان کی آپ تضحیق نہیں کر سکتے, آپ ان کو گالیاں نہیں دے سکتے, لیکن ان پر تنقید کرنا یا اعتراض کرنا یا کسی بات پر کمنٹ کرنا, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ اگر الطاف حسین بھائی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فوج کو گالیاں دی ہیں, ملک کی سالمیت کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹمنٹ میں چاہوں گی اس سے بھی تھوڑا سا اگر دیکھیں ملک کی سالمیت کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے, فوج کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو اگر کسی نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ غلط ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو وہ کارروائی کرنے کے لیے قوانین ہیں. ملک کی سالمیت کے خلاف آپ نے اگر کوئی بات کی یا کوئی حرکت کی ہے تو اس کے لیے سیڈیشن ایکٹ ہے ہمارا, جو ایک پورا پروسیس دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کا مقدمہ لڑنا ہے, اور اگر اس مقدمے کے بعد وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا سزا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو گالی دی یا نازیبا الفاظ استعمال کیے یا اس کی حق عزت کی تو اس کے لیے پھر الگ سے قانون ہے ڈیفیمیشن ایکٹ کا. لیکن یہاں عدالت نے ڈیفیمیشن ایکٹ کو بھی نظر انداز. مسلیڈ کیسے ہوئی عدالت, مسلیڈ کیسے کیا گیا اسے؟ دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ عدالت مسلیڈ ہوئی ہے. عدالت نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ دیا ہے. مسلیڈ تو تب ہوتی ہے اگر کوئی جھوٹی بات پیش کی جاتی. یہاں تو ایک پٹیشن آئی, اس پٹیشن میں لکھا ہوا تھا کہ جی الطاف حسین نے فلاں فلاں الفاظ استعمال کیے, ان پر پابندی لگ جائے. عدالت نے الطاف حسین کو یا ان کے وکلاء کو سنے بغیر ایک فیصلہ دے دیا. اور آئین ہمارا یہ ایک بنیادی ایک اور حق ہے. اظہار رائے کی آزادی کے حق کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن آئین میں ایک اور حق ہے کہ no one must be condemned unheard.
किसी को सुने बगैर आप उसको मुजरिम नहीं करार दे सकते। यहाँ सुने बगैर पाबंदी लग गई है, पिछले 9 महीने से पाबंदी है और आइंदा भी कोई चांस नहीं नजर आता कि पाबंदी खत्म हो। और दूसरी बात यह कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस कि आप एक तरीक़ेकार के तहत चले, उसकी पामाली इस तरह से की जा रही है कि डेट पे डेट दी जा रही है। अभी तक जो मुखालिफ वकला हैं उनके दलाइल ही नहीं खत्म हो रहे, हमारा नंबर तो पता नहीं कब आएगा। तो उस वक्त तक जो है पाबंदी बरकरार है और ये एक हुक्म इम्तनाई है। आप ये कानून का उसूल है कि हुक्म इम्तनाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं होता। वो ये नहीं होता कि मैंने कह दिया कि जी पाबंदी, हाँ उसका एक लिमिटेड टाइम होता है और अगर आपने उसमें एक्सटेंशन भी करनी है, तोसी करनी है, तो उसकी वजूहात बयान करके फिर आपने उसमें एक्सटेंशन देनी होती है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमकेएम अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रही है? आप लोगों के वकला भी खासे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का लीगली? देखें, हमारा स्टेप तो लीगली तो यही है कि हम अदालत में अदालती कवानीन और जो दायरेकार और तरीक़ाकार है उसके तहत हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक अदालत कायम है और जब तक अदालत इसकी समाअत करेगी तो हम जाएंगे। कोर्ट की तरफ जाने का आपका है रुजू करने का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम तभी जा सकेंगे ना अगर ये अदालत हमारे हक में या खिलाफ, मतलब अगर हमारे खिलाफ फैसला दे। अगर हमारे खिलाफ फैसला देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी फिर यकीनी तौर पर वही हमारे पास दूसरा फोरम है जहाँ हम जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जो एहतजाज आप देख रही हैं, इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि एटलीस्ट कौम को भी पता चले कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके करोड़ों में की तादाद में सपोर्टर्स हैं, उनको एक बुनियादी हक से महरूम भी किया गया है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। देखें, किसी मुल्क में आप अदालत ही के पास जाते हैं ना जब ज्यादती या नाइंसाफी होती है, तो अगर अदालत जानते बूझते हुए उस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ कि फिर अवाम के पास जमहूरी सिस्टम में एहतजाज। अदालत ने जो इनिशियल डिसीजन दिया, आप समझते हैं कि वो मुतासिबाना था? बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि वो एक मुतासिबाना, प्रेजुडिस्ड और बायस्ड डिसीजन था और गलत फैसला था। उस फैसले पर अदालत को नजरसानी करनी चाहिए और जो कानूनी तरीका है उस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एमकेएम का एहतजाज अपनी जगह, लेकिन कराची के अंदर जो एहतजाज किया गया न सिर्फ वो पुरम था बल्कि कामयाब भी था और वही कराची के अवाम थे जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में जो कि हालिया अभी हुए हैं उसमें अक्सरियत के साथ एमकेएम को दोबारा से इलेक्ट कर पाया। इसमें बात करेंगे, अली ज़ाबदी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी हैं। अली साहब, ये फरमाएगा कि ये आज का एहतजाज तो अपनी जगह, लेकिन कराची में जो आपका एहतजाज था उसमें पब्लिक ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया, फील क्या थी? बहुत शुक्रिया। इसमें जो आपने देखा 4 दिन तक भूख हड़ताल हुई, उसमें डिफरेंट डेलीगेशंस इंडस्ट्री की तरफ से, एसोसिएशंस, स्कूलों के बच्चे, इलाकों की रेजिडेंट कमेटीज़, इसी तरह माइनॉरिटी के डिफरेंट फैक्शंस और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तवातर से पूरा दिन आते रहे, 4 दिन तक लगातार। और बेशुमार लोग, जब हमने इतलाज रात को ख़त्म किया तो उसके बाद भी मौजूद थे वहाँ पे। लोगों का यही कहना था कि जी एक आईनी कानूनी हक है और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के साथ ज़्यादती हुई है इसमें, और वो उसी इज़ारे यकजहती के लिए कायद के वो वहाँ पे पहुँचे थे लोग, जिसमें आपने बड़े बड़े नाम भी सुने, जिसमें छिपा साहब भी थे, फिर कुछ मीडिया की पर्सनालिटीज़ भी थी, एक्टर्स भी थे, सिंगर्स भी थे। तो ये एक यकजहती का कि अगर ये समझा जाता था कि समझा जा रहा है कि जी शायद बैन लगाने के बाद अल्ताफ़ हुसैन की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है या एमकेएम का ग्राफ गिर जाएगा, तो वो तो 5 तारीख को बल्दियाती इलेक्शंस ने वाज़े तौर पे कराची में भी दिखा दिया और उससे पहले हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, टंडोला यार, बाकी जगहों पे भी वाज़े विक्ट्री मुत्तहिदा कौमी। बल्कि जो सिचुएशन देख रहे थे उसमें कई लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि एमकेएम शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा आगे नजर आए। ये वजह क्या थी? क्या लोअर लेवल के ऊपर वो जो चीज खत्म करना चाहते थे? हमने मुख्तलिफ बैनर्स भी लगे हुए कराची की सड़कों के ऊपर देखे थे, तो क्या मैसेज क्या देना चाहते थे कराची के अवाम को एमकेएम को डिसोन करने के लिए? देखिए, ये तो 92 से चल रहा है, जब से लास्ट ऑपरेशन शुरू हुआ था उस वक्त से जिनापुर का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसके बाद हकीम सईद साहब के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था जो कि गलत साबित होते रहे, और तवातर से बेशुमार FIR कटी गई, इल्ज़ामात लगाते गए। लेकिन कराची की आवाम बाशऊर है, समझदार है, जिसमें पूरे मुल्क से आके लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और सबको पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी हकूक़ के लिए उनकी आवाज़ बन के सामने आती है और हमेशा से अपने किरदार से
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी बका और सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए काम किया है और कराची की पाकिस्तान की अपलिफ्ट के लिए हमेशा बात की है। कायदे तहरीक ने अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बड़े वाज़े तौर पे जो टेररिज्म, तालिबानाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में है उसके उसको रियलाइज़ कराने के लिए बहुत बातें की जो कि पाकिस्तान के लिए थी। तो कराची की आवाम अभी भी ये समझती है कि बेशुमार आप टीवी पे JITs भी लेके आ जाएं, बेशुमार आप इल्ज़ामात भी लगा दें, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्योंकि हम भी हकीकत है उसे तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, लास्टली मुझे ये और बता दें कि पंजाब में ये प्रोटेस्ट लेके जाया जा रहा था, लेकिन आखिरी स्टेज के ऊपर उसे कैंसिल कर दिया गया, आप लोग इस्लामाबाद आ गए। अब आपका प्रोग्राम है कि दूसरे प्रोविंसेस में भी इस एहतजाज को एक्सटेंड किया जाए, कम से कम पंजाब में दाखिल हो और वहाँ पे देखिए हमारी तो ये आज जो इज़हार यकजहती की गई है, एक तरह से प्रोटेस्ट कहें, यकजहती कह दें इसको, कि हमारी गुजारिश कल जो बेंच बैठेगा उससे यही है कि जी पहले हमें सुन लिया जाए, उसके बाद फिर आप डिसीजन ले लें कि बैन लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि एक पिटिशन जो कि एडमिट भी नहीं हुई है प्रॉपर, उस पर डिलिब्रेशन नहीं हुई, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुई हैं, उससे पहले 15 दिन का एक स्टे ऑर्डर ले लेना और एक बैन लगा देना, वो हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट के और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया। जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एहतजाज के बारे में हम कवरेज करें, वही हमारी कोशिश भी थी कि हमें मुस्लिम लीग नून से कोई रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। वैसे तो वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बिजली और पानी पे बात करने के बजाय मैं पहले थोड़ा सा प्रोटेस्ट पे बात करना चाहूंगी। अब सब ये फरमाइएगा कि जो प्रोटेस्ट MQM इस वक्त कर रही है, पहले कराची में किया, अब आज पार्लियामेंट के बाहर, आप समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट से कहीं आवाज हुकाम बाला तक पहुंचेगी और हुकूमत कोई रिएक्शन देगी? देखिए जी, हमें अपने अदारों की सेक्रेटरी का बहुत एहतराम है और सिक्योरिटी, खासकर सिक्योरिटी अदारों का, और किसी शख्स को भी सिक्योरिटी अदारों को टारगेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही ये होना चाहिए। बाकी अदालत उज़्मा मौजूद है और फैसले अदालत उज़्मा के हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज तो हर शख्स का जमहूरी हक है, एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन हम अपनी आर्म फोर्सेस और जो भी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, ISI है, हमारी मिलिट्री है, और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की नाज़हिबा गुफ्तगू और जिस तरह की ललकार, उसको हुकूमत किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करेगी। बाकी अदालती अहकामात हैं, अदालती मामला हैं, उनको कोर्ट में जाए। अच्छा, उनका ये भी मानना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कि हुकूमत की जानिब से खामोशी अख्तियार की गई, अगर हुकूमत कोई रिएक्शन देती या तो हमारी साइड पर होकर या फिर हमारे अगेंस्ट भी, तो कम से कम ये होता कि हुकूमत के माइंड सेट का अंदाजा हो पाता, लेकिन हुकूमत ने खामोशी अख्तियार की हुई। हुकूमत अपने अदारों की सेक्रेटरी का एहतराम करती है और किसी भी शख्स को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की हुकूमत कतन इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। और ये वैसे भी अदालतों के मामलात हैं, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, तो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसको तो हम वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम समझते हैं कि एक मरतबा नहीं, रिपीटेडली हमारी आर्म फोर्सेस को अपनी स्पीचेस में टारगेट किया गया, जिसकी हम इजाज़त नहीं दें। लास्टली मुझे बता दें आप साहब कि उनका ये कहना है कि मुनाफिकाना पॉलिसी इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज MQM के खिलाफ अपना रही हैं। अगर वो गलत भी समझती हैं कि MQM किसी गलत लाइन पर है, तो कम से कम आउटस्पोकन होकर ये कहना चाहिए, लेकिन जो खामोशी है वो मुनाफिकाना रवैया जाहिर करती है। देखिए, एज ए पार्टी उनका एहतराम भी है, उनके कारकुन भी है, इसमें कोई दो राह नहीं है, और मैं नहीं समझता कि एक पार्टी है। देखिए, अगर उनके लीडर की तरफ से कोई इशू आते हैं तो वो उसी लेवल पे टैकल होते हैं, लेकिन एज ए पार्टी MQM की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बिल्कुल कदर भी है, उनका एहतराम भी है, लेकिन हर अपनी अपनी डोमेन में रहकर हमें अपने जो पार्टी के मैनिफेस्टो हैं उससे हटकर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इस वक्त भी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब लड़ रही हैं और मामलात में, और आप अपनी ISI को टारगेट कर रहे हैं, और मतलब ये पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। वैसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने ये सब कुछ किया था। उनका ये कहना है कि
बात की जा रही है लेकिन वो ऐसा की नहीं गई। आप समझते हैं कि वो गलत वो मौके रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपके टीवी कैमरों की आंख ने उसको लिया हुआ, मुझे उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं। अगर ये एहतजाज असेंबली फ्लोर के अंदर आता है तो आप समझते हैं कि रिस्पांस क्या होगा नून लीग का? एहतजाज उनका जमहूरी हक है, चाहे वो असेंबली के बाहर हो अंदर हो, तो उनका हक है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं अब्दुल कादिर बलोच साहब, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त एमक्यूएम एक पुरअमन एहतजाज कर रही है और उसका ये भी प्लान है कि अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं होता है तो हम इस एहतजाज को असेंबली के अंदर भी लेके जाएंगे। आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? असेंबली में वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पर कई मरतबा बातचीत की है। अलावा इस जो प्रॉब्लम है वो अदालत की कार्रवाई है, अदालत ने उनको मना किया हुआ है। स्पीचेस उसके ऊपर उन्होंने कतल लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं की हुई है। गवर्नमेंट उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। लेकिन बलोच साहब केस ना वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर जजमेंट। बलोच साहब, उनकी ये एक शिकायत भी है कि गवर्नमेंट भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बड़ा मुनाफिकाना रवैया अपना रही है। ये लफ्ज उन्होंने यूज किया। उनका ये कहना है कि जी खामोशी इख्तियार की हुई है, अगर ये खामोशी तोड़ी जाती चाहे हमारे अगेंस्ट की होती, कम से कम ये तो होता कि हुकूमत या अपोजिशन पार्टीज के जहन में चल क्या रहा है। इस किस्म के इल्जामात वापस भी कहे जा सकते हैं कि उनका, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। अदालती कार्रवाइयों के ऊपर या अदालती जजमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होता है, उसकी पाबंदी होती है आइन में इसकी प्रोटेक्शन। अच्छा, आप पर्सनली क्या समझते हैं कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीचेस पर पाबंदी होनी चाहिए? बहैसियत शहरी आपकी क्या है? मैं ये कहूँगा कि जिस किस्म के अल्फाज कई मरतबा उनसे मुँह से निकलते रहे काफ़ी अनडिज़ायरेबल हैं, और अभी ये मैं नहीं कहूँगा, फिर मैं उसी को अदालत पे ही छोड़ दूंगा। मैं अपनी जजमेंट दे दूँ तो मुनासिब नहीं है, ये लीगल केस है, पॉलिटिकल मत। अच्छा, आप समझते हैं कि पासपोर्ट मिलने के बाद कभी अल्ताफ हुसैन साहब वापस आएंगे? हमारी दुआ है कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। शुक्रिया। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान रहे। थैंक यू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सिर्फ चंद मिनट लेंगे। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने जाते जाते हमें वक्त दिया। ये फरमाएगा कि एमक्यूएम जो पुरअमन एहतजाज कर रही है, आप समझते हैं कि हुकूमत या अपोजिशन पार्टीज उसे सीरियस लेंगी? देखिए, ये हुकूमत जो है ना, इसका तो रवैया जमहूरी नहीं है, आमराना रवैया है। मैं समझता हूँ एहतजाज हर पॉलिटिकल पार्टी का या हर फर्द का हक है अपना हक मांगने के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके साथ डायलॉग करे और मुज़ाकरात करे। पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे बिलीव करती है, इस हट धर्मी पे बिलीव नहीं करती, जिस तरह नून लीग हट धर्मी पे बिलीव करती है। पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं है, इनको ये वतीरा सूट करता है। आप समझते हैं कि नून लीग के बारे में एमक्यूएम ने ये कहा कि जी बड़ी मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार की है कि खामोशी भी रखी हुई है और बात भी नहीं करते, भले हमारे अगेंस्ट ही करें। आप समझते हैं कि वाकई मुनाफिकाना रवैया है? देखिए, इनका मुनाफिकाना कोई नई बात नहीं है, ये तो पुरानी है। मुनाफिकाना इनकी तो शुरू से पॉलिसी है। जब मोहतरमा के दौर में ये चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त से लेकर फिर जुनेजो के साथ जो इन्होंने किया, फिर अभी COD के साथ जो इन्होंने किया, तो यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया, खुद असूलों की कहते हैं, और काफ लीग को तोड़ा। तो ये अभी जो इदारों को लड़ा रहे हैं, तो इनकी पॉलिसी तो सर्टिफाइड मुनाफिकाना है। ये समझते हैं कि एमक्यूएम के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं वो कायम रहनी चाहिए, क्या है इनकी ज़हन? देखिए, ये पाबंदियां तो अब अदालत में, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मुनाफिकाना पॉलिसी इनकी है। ऐवानों में मुंतखब होने वाले अराकीन की गुफ्तगू आपने सुनी। एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि आज़ादी इजहार राय को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है एमक्यूएम के कायद की तकारीर और वीडियो चैनल्स के ऊपर नशर होने की बात को, लेकिन दूसरी जानिब चाहे हुकूमती अराकीन हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या फिर चाहे अपोजिशन पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों ये समझती हैं कि मुत्तहिदा के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनकी तकारीर नहीं होनी चाहिए थी और उससे मुल्क में इश्तियाल फैला, और चाहे कोई भी इदारा हो जो कि मुल्क की बका और सलामती से वाबस्ता हो, उसके हवाले से जो बातें कही गई हैं अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से वो नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन अब कल देखना होगा लाहौर हाईकोर्ट में जो हेयरिंग है उसके जवाब में क्या बात सामने आती है और उसके बाद एमक्यूएम का आइंदा का लाहे अमल क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।